हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे अबाउट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ रिस्क ट्रांसफर अरेंजमेंट इंक्लूडिंग री इंश्योरेंस। तो काफी इंपॉर्टेंट से चैप्टर्स हैं यहाँ पर। लास्ट ईयर इसमें से क्वेश्चन भी आया था, तो ऑफ कोर्स हमें इसको अच्छे से समझना होगा, पढ़ना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास के साथ में। तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि हमारे पास में रिस्क ट्रांसफर होता क्या है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। किस चीज का? रिस्क ट्रांसफर कर रहे हैं हम। किसमें? जिसमें कि हमारे पास में अरेंजमेंट्स कर रहे हैं और री इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड है। तो रिस्क ट्रांसफर क्या होगा? मान लो मेरी तबीयत खराब है और मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा था, जिसकी वजह से अब वो लोग मेरे यहाँ पर जो पेमेंट्स हैं डॉक्टर्स की और हॉस्पिटल्स की, उसको पे करेंगे। तो जो मेरा फाइनेंशियल रिस्क है वो मैंने इनके पास ट्रांसफर कर दिया। यही तो रिस्क ट्रांसफर हुआ, राइट? तो रिस्क ट्रांसफर का मतलब क्या है? पासिंग द फाइनेंशियल लॉस रिस्क टू समवन एल्स। अब यहाँ पर आप बियर नहीं कर रहे हो ह्यूज अनसर्टेन लॉस, रेदर आप यहाँ पर एक स्मॉल फिक्स्ड अमाउंट प्रीमियम के तौर पर पे कर देते हो। तो हम देखते हैं कि हम अगर मान लो एक कार खरीदें और एक्सीडेंट रिस्क यहाँ पर हमारे पास है, अनसर्टेन है। अब हो सकता है कि बिल्कुल नहीं हुआ ऐसा कोई एक्सीडेंट, और हो सकता है कि बहुत बड़ा हो जाए। तो इंश्योरेंस कंपनी जो होती हैं, उनको हम यहाँ पर 10,000 15,000 रुपीज देंगे और एक कवर ले लेंगे। तो रिस्क हमारा जो था, अब देखो, चोट तो मेरी ही लगनी है, लेकिन मेरा जो फाइनेंशियल लॉस है वो कहाँ चला जाएगा? हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास, इंश्योरर के पास में, राइट? तो ये एक अनसर्टेन बिग लॉस होता है, जो कि हमें एक सर्टेन स्मॉल कॉस्ट चार्ज करता है। समझ में आ गया? तो रिस्क ट्रांसफर क्या होता है? तो एक फंडामेंटल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी रिस्क को मैनेज कर रहे हैं, जहां पर जो फाइनेंशियल बर्डन है एक पोटेंशियल लॉस का, वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ जाएगा। तो इकोनॉमिक लैंडस्केप में एक क्रूशियल मैकेनिज्म होती है जो कि अलाउ करेगी इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को कि वो कन्वर्ट करें अनप्रेडिक्टेबल पोटेंशियली कैटास्ट्रोफिक लॉसेस को मैनेजेबल फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर। तो अब हमारे पास में यहाँ पर प्राइमरी मैकेनिज्म किस तरह से रहेगी? सबसे पहले तो ये रिस्क ट्रांसफर इंपॉर्टेंट क्यों है किसी भी इकोनॉमी में? क्योंकि अगर रिस्क ट्रांसफर नहीं किया तो बिजनेसेस जो है वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बैंक्स लैंडिंग नहीं करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो रिस्क नहीं लेते। तो जैसे मान लो कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं है और सामने से बायर एक बार डिफॉल्ट कर गया, ठीक है, नया नया बिजनेस शुरू हुआ था, बेचारा डर जाएगा कि भाई मेरे बस का तो नहीं है। तो यहाँ पर रिस्क हमारे पास में रहते हैं। अगर हम रिस्क ट्रांसफर कर पाते हैं, इंश्योरेंस ले लेते हैं, तो फैक्ट्रीज बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आते हैं और इकोनॉमी एक सेफ मैनर में ग्रो करती है। तो इंश्योरेंस एक कॉन्फिडेंस है कि हम एक इकोनॉमिक रिस्क को ले सकते हैं। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि रिस्क ट्रांसफर जो है वो आपके अनसर्टेन लॉसेस को सर्टेन कॉस्ट में ट्रांसफर कर रही है। अनसर्टेन लॉसेस को सर्टेन कॉस्ट क्या है? जो प्रीमियम अमाउंट में पे कर रही हूँ, उसमें इसको कन्वर्ट कर रही है और इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें देकर जा रही है। तो प्राइमरी मैकेनिज्म क्या रहेगा? देखो, रिस्क ट्रांसफर जब हो रहा है तो उसमें इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस जो हैं वो प्रीमियम पे करते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ पर प्रॉमिस करती हैं कि अगर कोई लॉस हुआ तो वो हमारे लिए यहाँ पर पेमेंट करेंगी। तभी तो मैंने इंश्योरेंस लिया है कि अगर मेरे को सच में कोई दिक्कत आ गई तो ये कंपनी मुझे लॉस इसका पेमेंट करेगी। अब मेरे को इंश्योरेंस लिए हुए हो गए 2-3 साल, अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा खुदा न खास्ता हुआ है, लेकिन प्रीमियम में लगातार पे कर रही हूँ, तो वो अमाउंट भी मेरी ऐड होती जा रही है। तो इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट होगी तो वो लोग पे करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में हम क्या देखते हैं कि जो इंडिविजुअल बिजनेसेस हैं वो प्रीमियम दे रहे हैं या फिर इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर लॉसेस के लिए पेमेंट करती है। तो आप देखेंगे अब हमारे पास में प्राइमरी मैकेनिज्म के लिए कि जो रिस्क है वो ट्रांसफर हुआ अलग अलग कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉसेस, जो पॉलिसी पेपर्स होते हैं वो एक तरीके की एग्रीमेंट ही होती है, जिसमें कि इंडेमनिफिकेशन होता है और मोस्ट कॉमन और स्ट्रक्चर्ड मेथड जो है वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी होता है। तो इंश्योरेंस के थ्रू फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी जो है पोटेंशियल लॉस की, वो हमारी इंश्योर्ड से इंश्योरर की तरफ जाती है। तो अब इकोनॉमी के लिए क्या सिग्निफिकेंस है इसका?
तो रिस्क जब हम ट्रांसफर करते हैं तो रिस्क ट्रांसफर अरेंजमेंट्स की जाती हैं, जैसे इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, जो कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक सेफ्टी नेट देती हैं ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट एनकरेज हो, हम एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पर सपोर्ट करें और इंश्योर करें फाइनेंशियल रेजिलियंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रिस्क हैं वो मैनेजेबल होते हैं, एम्पावर करते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स को इंगेज करें प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में जो कि अदरवाइज हमारी हजार्डस मानी जाती हैं, हम अदरवाइज उनको नहीं परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? री इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमारी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, जिस कंपनी से मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया उसको भी इंश्योरेंस की जरूरत पड़ गई। समझ में आया? तो यहाँ पर री इंश्योरेंस क्या काम कर रहा है? री इंश्योरेंस यहाँ पर इंश्योरेंस जो कि इंश्योरेंस कंपनीज ले रही हैं, तो प्राइमरी इंश्योरर होते हैं जो कि हमारी सीडिंग कंपनी होती है, राइट, जो कि हमारी देखो अब आपके पास एक होता है प्राइमरी इंश्योरर और एक होता है री इंश्योरेंस। तो अगर मैं बोलूंगी यहाँ पर कि हमारे पास में प्राइमरी इंश्योरर क्या है, तो वो एक सीडिंग कंपनी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे री इंश्योरेंस किसके लिए है? इंश्योरेंस फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट जहाँ पर एक प्राइमरी इंश्योरर जो सीडिंग कंपनी है वो अपना रिस्क पोर्टफोलियो का एक हिस्सा दूसरे इंश्योरर को दे देती है इन एक्सचेंज फॉर अ प्रीमियम। तो फंडामेंटल पर्पस क्या है यहाँ पर? तो बेसिकली आप देखेंगे जो प्राइमरी गोल है वो हमारा यहाँ पर ये है कि हम प्रोटेक्ट करें इंश्योरेंस कंपनीज को कि वो एक्सेसिव लॉसेस जो इनकर हो रहे हैं लार्ज या कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स के लिए, ठीक है, उस रिस्क को स्प्रेड करें, स्टेबलाइज करें उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को और एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करें इंश्योरर की बैलेंस शीट में। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर? देखो, ऐसे समझो कि एक बहुत बड़े अगर डिजास्टर हुआ तो वो एक इंश्योरेंस कंपनी को बैंकरप्ट कर सकता था, जैसे कोविड-19 आया तो मान लो यहाँ पर 10,000 फ्लड पॉलिसीज ली गई इंश्योरर के द्वारा, ठीक है, इंश्योर किया इन्होंने, इशू की। अब एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया और 1,000 करोड़ का लॉस हो गया, तो इंश्योरर की तो कैपिटल ही केवल 300 करोड़ थी, पूरा का पूरा कैपिटल खत्म हो गया। अब यहाँ पर कौन बचा रहा है इसको? उसने जिससे इंश्योरेंस लिया है कंपनी ने, री इंश्योरेंस। समझ में आया? तो यहाँ पर ये ग्लोबल नेचर का होता है, इंडिया में इस तरह के बहुत लॉसेस होते हैं, तो जो पैसा आ रहा है वो यूरोप से, यूएस से, जापान से आता है, जैसे साइक्लोन ओडिशा में हुआ, और क्लेम्स यहाँ पर ग्लोबल री इंश्योरेंस कैपिटल कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं। तो रिस्क हमारे पास अब ग्लोबल हो गया, ना कि लोकल। तो री इंश्योरेंस इंश्योरेंस रिस्क को ग्लोबली स्प्रेड कर कर स्टेबिलिटी बढ़ाती हैं डोमेस्टिक इंश्योरेंस मार्केट की। समझ में आ गया थोड़ा सा? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इतना तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से जो री इंश्योरेंस है वो इनहेरेंटली एक क्रॉस बॉर्डर बिजनेस है। ग्लोबल डायमेंशन वाइटल है कि हम यहाँ पर डाइवर्सिफाई करें अलग अलग रीजन में। तो अगर एक इंडिया में साइक्लोन आया तो फाइनेंशियली यहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाएगा कैपिटल यूरोप का, अमेरिका का, एशिया का, तो हमारी डोमेस्टिक इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है वो कोलैप्स नहीं कर जाएगी। अब आ जाओ इकोनॉमिक इम्पैक्ट एट द माइक्रो लेवल। माइक्रो मतलब छोटे लेवल पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एनहांस करना है सॉल्वेंसी को और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में सॉल्वेंसी क्या है कि कैसे हमें क्लेम्स को पे करना होगा। तो आप देखिए यहाँ पर अब हमारे पास में जो सॉल्वेंसी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है उसमें सॉल्वेंसी क्या है? देखो, सॉल्वेंसी सबसे बड़ी चीज यहाँ पर क्या है कि अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी में लूंगी तो मैं बोल दूंगी कि भाई ये क्लेम्स पे कर पा रहे हैं, लेकिन सॉल्वेंसी का एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो होता है फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। तो अगर री इंश्योरेंस नहीं होगा तो एक बहुत बड़ा लॉस और कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाएगी, जैसे एग्जाम्पल दिया था। लेकिन अगर री इंश्योरेंस है, लॉस को शेयर कर लिया जाएगा, क्लेम्स स्मूथली पे कर दिए जाएंगे और पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन हो जाएगा। तो एडा का यहाँ पर बिगेस्ट कंसर्न क्या होता है कि पॉलिसी होल्डर का हमें प्रोटेक्शन करना है, राइट। जैसे आरबीआई का यहाँ पर डिपॉजिटर के पैसे बचाने हैं, डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, वैसे ही एडा का पॉलिसी होल्डर का प्रोटेक्शन होगा। तो हमें स्टेबलाइज करनी है प्रॉफिट्स को। इंश्योरेंस बिजनेस जो होता है उसमें आज जो हम प्रीमियम दे रहे हैं, ठीक है, वो हमें जो होने वाले अननोन लॉसेस हैं फ्यूचर में उनसे बचाता है।
हमारे पास में री इंश्योरेंस क्या करता है, देखो इंश्योरेंस कंपनी को भी अब प्रीमियम पे करना है, तो प्रॉफिट तो कम हो गया, लेकिन जो लॉस से वोलेटिलिटी आ रही थी, वो जो बहुत वॉलेटाइल नेचर क्रिएट हो रहा था कि भाई कंपनी को एक लॉस हुआ और कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाएगी, बंद हो जाएगी, वो एक लॉस का भी यहाँ पर रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो हमारी अर्निंग्स प्रेडिक्टेबल हो जाती हैं। स्टेबल इंश्योरर का सिंपल सा मतलब है कि एक सेफ इंश्योरेंस सिस्टम हमारा क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो री इंश्योरेंस एक क्रिटिकल टूल है ताकि हम इंश्योरर की सॉल्वेंसी को मेंटेन करें और प्रिवेंट करें इंसॉल्वेंसी आफ्टर अ मेजर लॉस इवेंट। हमें एब्जॉर्ब करना है एक पोर्शन लार्ज स्केल लॉसेस का, ताकि इंश्योर करें प्राइमरी इंश्योरर जो हैं वो अपने क्लेम ऑब्लिगेशंस को मीट कर पाए जो पॉलिसी होल्डर्स के लिए हो रहे हैं। और फंडामेंटल था ये कि हमें अपहोल्ड करना है प्रॉमिस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का और मेंटेन करना है पब्लिक ट्रस्ट को। अब यहाँ पर स्टेबलाइज करना होगा ऑपरेटिंग रिजल्ट्स को। तो इंश्योरेंस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर फाइनल कॉस्ट जो होगी प्रोडक्ट की वो अननोन होती है एट द टाइम ऑफ सेल, जिसकी वजह से जो हमारे पास में सिग्निफिकेंट वोलेटिलिटी आ रही थी इंश्योरर के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में, वो हमें देखने के लिए मिल रही थी। ठीक है, तो री इंश्योरेंस यहाँ पर इस वोलेटिलिटी को खत्म कर देते हैं, ये जो वाइड स्विंग चल रही है हमारे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस मार्जिन्स में, और स्टेबलाइज करते हैं इनकी ओवरऑल ऑपरेटिंग रिजल्ट्स को, ताकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो इन्वेस्टर्स के लिए और रेगुलेटर्स के लिए भी। आ गया समझ में? आई होप अभी ये वाला पॉइंट आपके लिए क्लियर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, कैसे हमें अंडरराइटिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज करनी है। तो सबसे पहले कैपिटल रिलीफ की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर री इंश्योरेंस है तो री इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ, री इंश्योरेंस का सिंपल मीनिंग ये हो गया कि हम यहाँ पर एक्स्ट्रा कैपिटल लेकर चल रहे हैं विदाउट रेजिंग मनी। ठीक है, हम री इंश्योरेंस में क्या करेंगे, एक्स्ट्रा कैपिटल लेकर चलेंगे और पैसा रेज नहीं कर रहे हैं। तो एग्जांपल लो, इंश्योरेंस कैपिटल जो है वो अलाउ करेगा 100 करोड़ का रिस्क और री इंश्योरेंस अलाउ करेगा अनदर 30 करोड़ का। तो टोटल बिजनेस यहाँ पर क्या हो गया आपका 130 करोड़ का हो गया। मीनिंग देखो थोड़ा समझाती हूँ मैं इसको अच्छे से। मानकर चलो जब हमारे पास जो कैपिटल है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एडा की रेगुलेशंस को अगर हम देखें तो हम 100 करोड़ तक का रिस्क ले सकते हैं, एक्सपोजर ले सकते हैं। लेकिन अगर हम री इंश्योरेंस कराएंगे तो रिस्क हमारा कम हो गया, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो भी हमारी यहाँ पर कम हो जाती है। इसी वजह से अब हम 130 करोड़ तक का यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। अगर 130 करोड़ तक का रिस्क क्यों ले पा रहे हैं, क्योंकि री इंश्योरेंस से मेरा रिस्क कम हो गया और रिस्क कम होने की वजह से मैं 30 करोड़ रुपीस और यूज कर सकती हूँ। समझ में आ गया? तो हमारे पास में बिगर पॉलिसीज होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योरेंस होता है और कंपटीशन हम बिग प्लेयर्स के साथ में कर पाते हैं। समझ में आया? तो ट्रांसफर करेंगे अगर हम रिस्क को तो इंश्योरर्स रिड्यूस करेंगे अपने रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को, और जो कैपिटल रिलीफ उनको मिलेगा उससे उनकी कैपिटल फ्री हो जाती है और वो अंडरराइट कर पाते हैं ज्यादा पॉलिसीज को और न्यू बिजनेस विदाउट प्रोपोर्शनली अपने कैपिटल को इंक्रीज किए हुए। तो री इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ अमेरिका ने यहाँ पर फाउंड आउट किया कि जो री इंश्योरेंस है वो रिड्यूस करता है कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को अप टू 30%। फिर आते हैं राइटिंग लार्जर और कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेटर फाइनेंशियल रेशियोज और रेटिंग्स देखने के लिए मिलते हैं, रिस्क एक्सपोजर हमारा कम हो जाता है, बेटर सॉल्वेंसी रेशियो रहते हैं और क्रेडिट रेटिंग हमारी हायर होती है। तो बोरोइंग सस्ती हो गई, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ गया और रेगुलेटर्स का कंफर्ट बढ़ गया। अब आपको समझ में आया कि अगर हमारे फाइनेंशियल रेशियोज अच्छे होते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में प्राइमरी इंश्योरर्स अब हाई कवरेज लिमिट्स दे पाते हैं। अब आप सेफ्टी खुद को भी यहाँ पर दे पाते हो और स्मॉलर एंड मीडियम साइज इंश्योरर्स जो होते हैं वो लार्ज प्लेयर्स के साथ में कॉम्पीट कर पाते हैं इन द मार्केट बिग टिकट रिस्क के लिए, जैसे कि लार्ज फैक्ट्रीज, एविएशन फ्लीट्स या फिर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। देन आता है इंप्रूविंग फाइनेंशियल मैट्रिसेस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, देखो अगर हमारे पास में एक प्रीमियम की स्टेबिलिटी और अवेलेबिलिटी हो, मान लो री इंश्योरेंस नहीं है, एक डिजास्टर आया, प्रीमियम बहुत महंगे हो गए,
जैसे कोविड-19 के अराउंड हमने देखा कि हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर और महंगे होते जा रहे थे। इंश्योरर्स यहाँ पर रिस्की मार्केट से एग्जिट ले लेते हैं। लेकिन अगर री इंश्योरेंस होगा तो प्रीमियम्स भी यहाँ पर रीजनेबल कॉस्ट पर जाएंगे, क्योंकि रिस्क हमारी इंश्योरेंस कंपनी के लिए कम हो गया और इंश्योरेंस जो है वो भी यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। तो फ्लड प्रोन एरियाज को जो हैं उनको अभी भी यहाँ पर इंश्योरेंस मिल सकता है। तो आप क्या देखते हैं कि सर्टेन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जहाँ पर कोटा शेयर एग्रीमेंट्स है, मीनिंग मान लो मेरे पास में 10,000 रुपए का प्रीमियम आया, तो इसमें से 8,000 रुपए मेरे हो गए इंश्योरेंस कंपनी के, इंश्योरर के, और 2,000 रुपए री इंश्योरेंस कंपनी के हो गए। तो यहाँ पर एक फिक्स परसेंटेज जितनी भी पॉलिसीज की है वो सीट कर ली गई, और जिससे कि एक सिग्निफिकेंट डीलेवरेजिंग इफेक्ट होता है इंश्योरर की बैलेंस शीट पर। उसके एसेट्स कम हो गए, प्रीमियम कम हो गए, लेकिन जो लाइबिलिटीज थी, रिजर्व्स थे, वो भी कम हो गए। इंश्योरेंस जो है उसमें प्रीमियम हमारे लिए ठीक है, एक एसेट हो गया, लेकिन अब यहाँ पर लाइबिलिटीज जो हमें रिजर्व बनाकर रखना था, जो रिस्क होता है, रिस्क के अकॉर्डिंग हमें कुछ कैपिटल को अलग से बचा कर रखना है, वो भी अब हमें कम रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि री इंश्योरेंस मुझे यहाँ पर क्या कर रहा है, इंश्योर कर रहा है। तो जब रिस्क एक्सपोजर कम होता है तो क्या होगा, हम यहाँ पर अपने पास में जो अर्निंग्स हैं उनको स्टेबलाइज करती हैं। री इंश्योरेंस इंप्रूव करेगा एक इंश्योरर की क्रेडिट वर्दीनेस को, जिसकी वजह से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जैसे कि S&P हो गया, मूडीज हो गया, AM बेस्ट हो गया, ये बेटर क्रेडिट रेटिंग्स देती हैं। और हाई देखो, रिस्क अगर कम है मतलब यहाँ पर आपको बेटर रेटिंग्स मिलेंगी, और बेटर रेटिंग्स मिलेंगी तो अगर आप कहीं से भी लोन लेने जाते हो, डेट लेना चाहते हो, तो आपको कम यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाएगी और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट माइक्रो लेवल पर तो अभी हमने पढ़ा था, अब मैक्रो लेवल पर, दैट इज ऑन मार्केट एंड इकोनॉमी। तो आप देखेंगे कि देखो इसके ना थोड़े नोट्स वगैरह अगर कोर्स परचेज कर पाते हो तो बेटर होगा, अदरवाइज खुद से बना लेना, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और जो कोड वर्ड्स मैं बोल रही हूँ यहाँ पर पॉज करके वीडियो को लिख लेना अगर आप अपने खुद के नोट्स बना रहे हो, वट एवर यू फील लाइक। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रीमियम स्टेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी की बात करें हमने, ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास में मैक्रो लेवल पर अगर री इंश्योरेंस हम नहीं लेते हैं और डिजास्टर आई, प्रीमियम शूट अप करे, एंट्री यहाँ पर इंश्योरेंस की एग्जिट हो गई, और री इंश्योरेंस ये हमारे कैसे हो रहे थे, रीजनेबल जा रहे थे। तो सेम वे में आप देखेंगे कि हमारे पास में यहाँ पर जो आपकी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके भी लॉसेस का यहाँ पर चांस कम हो जाता है। तो जो कॉस्ट ऑफ री इंश्योरेंस है, जिससे हम प्रीमियम पे कर रहे थे अपनी इंश्योरेंस कंपनी को, वैसे ही हमारी इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देगी। तो वो क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ री इंश्योरेंस। अब ये पॉलिसी होल्डर के प्रीमियम से हमने काटा था, वो जो 2,000 रुपए लिए थे 10,000 में से, इस वाले एग्जाम्पल में, राइट। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एक्सट्रीम वोलेटिलिटी थी उससे बच गए। तो री इंश्योरेंस के बिना इंश्योरर्स को एक यहाँ पर फुल बर्न होता है कैटास्ट्रोफिक लॉसेस का, मेजर लॉसेस का, जिसकी वजह से ड्रास्टिक प्रीमियम हाइक होते हैं और विड्रॉल आ जाता है सर्टेन मार्केट से, इंश्योरेंस अनअफोर्डेबल या फिर अनअवेलेबल हो जाता है। अफोर्डेबिलिटी, कुछ केसेस में गवर्नमेंट बैक्ड री इंश्योरेंस प्रोग्राम्स जो हैं वो हमें यहाँ पर शो किए जाते हैं टू डायरेक्टली लोअर प्रीमियम्स। अब स्टडीज जो हैं यूएस की, वो हमें यहाँ पर यूएस बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम्स की, वो ये शो करती हैं कि प्रीमियम जो है वो डिक्लाइन करेगा 10 से 17% फर्स्ट ईयर में, और हमें कवर करने हैं हाईएस्ट यहाँ पर कॉस्ट क्लेम्स। सो बेसिकली वो क्या रहा है, वो ये रहा है कि अब हमारे पास एक स्ट्रॉन्गर, ज्यादा रेजिलियंट इकोनॉमी बन रही है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटेक्शन गैप है, प्रोटेक्शन गैप क्या होगा कि आपका टोटल इकोनॉमिक लॉस कुछ हुआ, राइट, और उसमें से आपका कुछ पार्ट यहाँ पर इंश्योरेंस ने बचा लिया, तो इंश्योर्ड लॉसेस से। तो हमारे पास में यहाँ पर आप क्या देखेंगे, दैट ओवरऑल लॉस जो है वो हमारा कम होता है, ठीक है। तो री इंश्योरेंस जो है वो इंश्योरेंस अवेलेबल रखता है, अफोर्डेबल रखता है, हाई रिस्क एक्सपोजर जैसे नेचुरल
कैटास्ट्रॉफीज जैसे क्लामिटीज हो गए, टेररिज्म हो गया, पैंडेमिक्स हो गए, जहां पर इंडिविजुअल इंश्योरर्स इंसॉल्वेंट हो जाते या वो उसको कवर नहीं करना चाहते थे, वहां ये अवेलेबल बनाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर फर्स्ट करेंगे इकोनॉमिक रेजिलियंस को और क्लोज करेंगे प्रोटेक्शन गैप्स को। सो नाउ व्हाट यू विल सी कि हमारे पास में कैटास्ट्रॉफिक लॉसेस होते हैं, राइट। हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के यहाँ पर हमें लॉसेस फेस करने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल री इंश्योरेंस जो है वो प्राइमरी मैकेनिज्म किसके लिए है कि इकोनॉमी को आप कैटास्ट्रॉफिक फाइनेंशियल लॉसेस, बड़े फाइनेंशियल लॉसेस जो पूरी इकोनॉमी डुबा दें, उससे बचाते हैं। तो री इंश्योरर्स यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 40 बिलियन का क्लेम रिलेटेड टू हुरिकेन कैटरीना यहाँ पर प्रोवाइड कर चुके थे, जिसमें कि क्रिटिकल कैपिटल आपकी रीबिल्डिंग के लिए थी और स्टेबलाइज किया रीजनल इकोनॉमी को। नाउ यू कैन यूज सच एग्जांपल्स इन योर एग्जाम एज वेल, बिकॉज आपका डिस्क्रिप्टिव होगा तो फैक्ट्स एग्जांपल्स आपको बेटर मार्क्स दिलवाते हैं। ठीक है, एक आपके आंसर को थोड़ा और बेटर कर देते हैं। इनफ्लो जो हो रहा है कैपिटल का, वो एक नॉन डेट क्रिएटिंग सोर्स ऑफ फंड्स है फॉर रिकवरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में कोई ऐसे डेट वगैरह तो क्रिएट हो नहीं रहा। क्लोज करेंगे प्रोटेक्शन गैप को। तो आप देखें प्रोटेक्शन गैप जो मैंने आपको बताया था ना, टोटल इकोनॉमिक लॉस हमारा जो हो रहा है किसी डिजास्टर से, और जो पोर्शन कवर्ड है, तो नेसेसरी रिस्क कैपेसिटी प्रोवाइड की गई। री इंश्योरेंस यहाँ पर इंक्रीज करता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को, डिक्रीज करता है जो अनइंश्योर्ड लॉसेस है हमारे। ठीक है, और ओवरऑल इकोनॉमिक रेजिलियंस हमारी बढ़ जाती है। यूजुअली री इंश्योरेंस कंपनीज आपको 100% इंश्योरेंस कवरेज नहीं देते हैं, कुछ पोर्शन यहाँ पर आपका अनइंश्योर्ड भी रहता है, जिसका लॉस आप खुद से बेयर करते हो। तो आप एग्जाम में पता है क्या लिख सकते हो, आप एग्जाम में ऐसा भी लिख सकते हो कि हमारे पास जो री इंश्योरेंस है, ठीक है, इट रिड्यूसेस द प्रोटेक्शन गैप और एनहांसेस इकोनॉमिक रेजिलियंस। ओके, देन यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे प्रोटेक्शन, आपका देखेंगे प्रमोटिंग इनोवेशन एंड मार्केट डेवलपमेंट। तो इमर्जिंग रिस्क को कवर किया जाता है। जो यहाँ पर री इंश्योरर्स हैं, वो अगर लार्ज कॉम्प्लेक्स या इमर्जिंग रिस्क हमारे इंश्योरर्स फेस करते हैं, जैसे साइबर थ्रेट्स, जहां पर उनके पास डेटा नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, तो वो री इंश्योरर्स की हेल्प लेते हैं। एंड री इंश्योरर्स यहाँ पर बाउंड्रीज ऑफ इंश्योरेबिलिटी के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट मूवर्स होते हैं जो कि न्यू रिस्क सोल्यूशंस को लेकर आएंगे। देखो, इंश्योरेंस कंपनी को तो चलो 1000 करोड़ का लॉस हुआ, लेकिन वो चली गई आपके री इंश्योरेंस के पास में जो 800 करोड़ के इस लॉस को कवर कर रही है। तो लॉस सबसे बड़ा किसको होगा? 800 करोड़ वाली कंपनी को होगा। तो इस बेचारी कंपनी को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर नए नए रिस्क सोल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे, सो दैट थिंग्स गेट बेटर। ओके, अब यहाँ पर सपोर्ट करेंगे स्पेशलाइज्ड लाइंस को। तो जो ग्रोथ है स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस मार्केट्स की, जैसे मरीन, एविएशन, ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस इंडिया में, वो यहाँ पर अनेबल किए जाते हैं बाय डीप अंडरराइटिंग एक्सपर्टीज, और सब्सटेंशियल कैपिटल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है बाय ग्लोबल री इंश्योरर्स। आया इतना समझ में? तो यहाँ पर आपको काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसके थ्रू हमें री इंश्योरेंस जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है इकोनॉमिक लॉसेस को भी, कंट्री की भी और इंश्योरेंस कंपनी की भी, और स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस मार्केट हमारा क्रिएट हो जाता है। जैसे ट्रेड क्रेडिट हम जब देते हैं, ट्रेड क्रेडिट क्या है? यहाँ पर एक सप्लायर है, उधार पर सामान दे रहा है बायर को, ऑन यहाँ पर कि 3 महीने के बाद पेमेंट कर देना, यूजुअली 90 मंथ डेज का आपका होता है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट जाते हैं, द इंडियन री इंश्योरेंस मार्केट कंटेक्स्ट और इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो आप देखेंगे कि जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो कैसा है। सबसे पहले तो हमारे पास में जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरर है और फॉरेन री इंश्योरर्स हैं। तो फॉरेन री इंश्योरर्स का जो शेयर है वो इंडिया में रैपिडली बढ़ रहा है। ओके, तो कुछ एक दो नाम ना आप फॉरेन री इंश्योरर्स के भी याद कर सकते हो कि इंडिया में कौन से हैं, सो दैट यू कैन मेंशन इट इन योर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, बट आप एक एग्जाम्पल कहीं पर भी यूज करोगे तो थोड़ा सा बेटर आंसर आपका लग जाता है। तो जैसे स्विस री इंश्योरेंस कंपनी का आप नाम ले सकते हो, है ना। इसके अलावा हमारे पास में और कौन सी हैं? एजीसीएस अलायंस कंपनी है, इंडिया री इंश्योरेंस है, जॉनर है आपके पास में, हैनोवर है, डिलॉइट्स है। तो इस तरह के कुछ नाम आप यूज करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। अब रेगुलेटरी रिफॉर्म्स में सबसे पहले एडा की इंश्योरेंस रेगुलेशंस आई थी। चलो उसको बाद में पढ़ते हैं, पहले से देखो। तो जो इंडियन री इंश्योरेंस मार्केट है वो कंसंट्रेटेड है, टॉप 5 प्लेयर्स, यहाँ पर 4 फॉरेन री इंश्योरेंस ब्रांचेस हैं और बाकी हमारे पास नेशनल हैं। फिर जीआई री इंश्योरेंस है,
जो कि 95% मार्केट को कैप्चर करता है। और जो मार्केट शेयर है फॉरेन री-इंश्योरर्स का वो काफी रैपिडली ग्रो कर रहा है और हम देखेंगे कि यहाँ पर ये 50% सरपास कर जाएगा 2025 में। अभी कुछ एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह आ जाएंगी अप्रैल में, तो और अच्छे से डेटा पता चल जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है हमारा ग्लोबल मार्केट के साथ में। तो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में आप देखेंगे द रिटायर री इंश्योरेंस रेगुलेशन 2018, ये एक लैंडमार्क रिफॉर्म की तरह आए थे, तो इसको ना अच्छे से याद कर लेंगे हम। तो मैं अलग से इडा की रेगुलेशंस को कवर करूंगी, उसमें आपको ज्यादा डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी। अभी हम बेसिक बेसिक समझते हैं कि इस पर्टिकुलर रेगुलेशन में क्या बोला गया। तो इन्होंने अलाउ किया कि जो फॉरेन री इंश्योरर ब्रांचेस हैं वो इंडिया में आ सकती हैं, ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा जिससे कि, और कैपेसिटी बेटर होगी एंड प्राइसिंग स्ट्रक्चर भी बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारे पास में अलाउ किया गया है फॉरेन री इंश्योरर्स को कि वो अपनी ब्रांच ऑफिसेस खोलें, कंपटीशन इंक्रीज होगा और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस आएंगी, हम एक्सपेंड करेंगे डोमेस्टिक मार्केट की कैपेसिटी को। इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइवर, इंडियन री इंश्योरेंस मार्केट का जो फोरकास्ट है वो क्या है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पर 7.3% की होगी, जो कि 832.8 बिलियन डॉलर हो जाएगी बाय 2029। अब जो ग्रोथ है वो सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट के इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 इनिशिएटिव को, नेसेसरी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी दे रहे हैं, इंक्रीज करेंगे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को अक्रॉस ऑल सेक्टर्स। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हम यहाँ पर जो रिस्क है उसको स्प्रेड करेंगे अक्रॉस अ डाइवर्स पोर्टफोलियो, तो हमारे पास में इंडिया बेटर वे में मैनेज करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिस्क इन इट्स डोमेस्टिक इंश्योरेंस सेक्टर। हम सेफगार्ड करेंगे नेशनल इकोनॉमी को सिस्टमिक शॉक से, और यहाँ पर एक लार्ज स्केल कैटास्ट्रॉफी जो है उससे हम बाहर आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई हमारे पास में जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो अप्रोक्सीमेटली 7.3% है, जो कि यहाँ पर इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 हमारा सपोर्ट हो रहा है, और इकोनॉमी यहाँ पर हमारी कैटास्ट्रॉफिक शॉक से बच जाती है। तो री इंश्योरेंस क्या है, इंडिया के इंश्योरेंस एक्सपेंशन की बैकबोन बन गई है। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं ऑल्टरनेटिव रिस्क ट्रांसफर अरेंजमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर एआरटी होता क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। तो एक यहाँ पर ट्रेडिशनल वे था, इंश्योरेंस वगैरह ले लिया और रिस्क को ट्रांसफर कर दिया। एआरटी नॉन ट्रेडिशनल वेज के अंडर आते हैं। तो कैप्टिव इंश्योरेंस टर्म सुना है कभी, कैप्टिव इंश्योरेंस, कंपनी क्या कर रही है, अपने खुद के इंश्योरर को क्रिएट कर रही है। एक लार्ज आईटी कंपनी थी, इसने साइबर रिस्क को इंटरनली इंश्योर कर लिया, तो कॉस्ट कंट्रोल भी कर लिया और कवरेज को टेलर कर लिया। ठीक है, कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड्स होते हैं जिसको हम प्यार से आईएलएस बोलते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिस्क जो है वो हमारे इन्वेस्टर्स के पास में ट्रांसफर कर देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो एक साइक्लोन हुआ तो इन्वेस्टर्स का पैसा जाएगा, अगर कोई साइक्लोन नहीं होता तो इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलेगा। समझ में आया? तो कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड्स कैसे हैं, इंश्योरेंस लिंक्ड सिक्योरिटीज होती हैं जो कि स्पेसिफिक एक्सट्रीम कैटास्ट्रॉफिक रिस्क जैसे हरिकेन, अर्थक्वेक, ये इंश्योरेंस स्पॉन्सर से कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। ओके, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनका भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये काम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पैरामीट्रिक इंश्योरेंस होता है, जिसमें कि जो पे आउट होता है वो ट्रिगर के ऊपर होता है, ना कि कितने लॉस हो रहा है उसके असेसमेंट पर। तो अगर रेनफॉल 500 mm से ज्यादा हो जाती है तो 50 करोड़ रुपीस ऑटोमेटिकली पे कर दिए जाएंगे। फास्ट पे आउट हुआ और इमीडिएट लिक्विडिटी मिल गई। तो एआरटी क्या कर रहा है, एक ऐसी मैकेनिज्म डेवलप कर रहा है जिसमें कि कैपिटल एफिशिएंसी हमारी इंप्रूव होती है और इनोवेशन हमारा रिस्क मैनेजमेंट में आ जाता है। आगे समझ में? तो आप देखो यहाँ पर नॉन ट्रेडिशनल इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं ताकि मैनेज करें रिस्क को। तो यहाँ पर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये कॉम्प्लेक्स या यूनिक रिस्क के लिए, जो कि हमारे लिए डिफिकल्ट था कि हम इंश्योर करें ट्रेडिशनली। तो कॉमन एआरटी मैकेनिज्म क्या है, कैप्टिव इंश्योरेंस, एक सब्सिडरी कंपनी जिसको क्रिएट किया किसी पेरेंट कंपनी ने, इंश्योर करेगी पेरेंट्स का ओन रिस्क, ग्रेटर कंट्रोल देते हैं, ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं, कवरेज देते हैं रिस्क का जो कि अनअवेलेबल था ट्रेडिशनल मार्केट्स में। फिर इंश्योरेंस लिंक्ड सिक्योरिटीज या कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड्स होते हैं जो कि यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं स्पेसिफिक इंश्योरेंस रिस्क को,
जैसे कोई मेजर हरिकेन से हुआ तो वो एक कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर्स की तरफ चला गया, इंश्योरर्स को यहाँ पर एक लार्ज डाइवर्सिफाइड सोर्स ऑफ कैपिटल मिलेगा। हरिकेन हुआ तो यहाँ पर इन्वेस्टर का लॉस हो गया, हरिकेन नहीं हुआ तो इनको रिटर्न्स मिल गए। तो यहाँ पर डाइवर्सिफाइड सोर्स हो गया कैपिटल का, कैटास्ट्रॉफिक प्रोटेक्शन मिल गया और हम इनको ट्रेडिशनल री इंश्योरेंस मार्केट से कंप्लीटली सेपरेट कर देते हैं। पैरामीट्रिक इंश्योरेंस में मैंने क्या बताया कि यहाँ पर प्री अग्रीड अमाउंट पर एक स्पेसिफिक ट्रिगर अमाउंट का अकाउंट इवेंट अगर आपका होता है तो हमें पेमेंट की जाती है। जैसे रेनफॉल का एग्जांपल दिया कि 500 mm से ज्यादा हुआ तो यहाँ पर खुद से आपको इंश्योरेंस जो है वो मिल जाता है, अमाउंट मिल जाता है लेट अस से 50 करोड़ का। तो एक यहाँ पर अर्थक्वेक हुआ अगर सर्टेन मैग्नीट्यूड का, लेट अस से आपका कोई हाई मैग्नीट्यूड का हो गया, 7.7 का हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा उसकी वजह से अब सिंपली पेमेंट आ जाएगी। अब उससे यहाँ पर ये नहीं है कि कितना लॉस हुआ, लॉस असेसमेंट नहीं हो रही। पैरामीट्रिक इंश्योरेंस में लॉस असेसमेंट हम नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हम एक्सेलरेट करेंगे क्लेम पेमेंट्स को, वाइटल लिक्विडिटी यहाँ पर इमीडिएटली प्रोवाइड की जाती है आफ्टर अ डिजास्टर। तो व्हाट इज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ एआरटी? एआरटी सॉल्यूशंस अलाउ करते हैं कंपनीज को और गवर्नमेंट्स को कि वो मैनेज करें कॉम्प्लेक्स रिस्क ज्यादा एफिशिएंट वे में, ऑप्टिमाइज करें कैपिटल को, इंश्योर करें बजट की सर्टेनिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स को रिड्यूस कर दे। तो एक की ड्राइवर है इनोवेशन का रिस्क मैनेजमेंट लैंडस्केप में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या क्या समझा एआरटी में। एक होता है कैप्टिव इंश्योरेंस, जहां पर कंपनी खुद का इंश्योरर क्रिएट कर रही है, जैसे एक लार्ज आईटी कंपनी साइबर रिस्क को इंटरनली इंश्योर कर रही है। तो कॉस्ट कंट्रोलिंग हो गई और कवरेज को टेलर कर लिया, कस्टमाइज कर लिया। कैटास्ट्रॉफिक बॉन्ड में इंश्योरेंस लिंक्ड सिक्योरिटीज होती हैं, रिस्क यहाँ पर इन्वेस्टर्स के पास ट्रांसफर होता है। तो अगर एक रिस्क इवेंट ट्रिगर हुआ तो इन्वेस्टर्स पैसा खो देते हैं, अगर कोई भी रिस्क इवेंट नहीं हुआ तो उनको रिटर्न्स मिलते हैं। पैरामीट्रिक इंश्योरेंस में ट्रिगर इवेंट होता है, ना कि लॉस असेसमेंट। तो यहाँ पर फास्ट पे आउट हो जाते हैं, इमीडिएट लिक्विडिटी मिल जाती है। तो ओवरऑल कैपिटल एफिशिएंसी बढ़ी और इनोवेशन आता है रिस्क मैनेजमेंट में। सिंपल समझ में आ गया। अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमारे पास में। सबसे पहले की रीइंश्योरेंस मैकेनिज्म और देख लेते हैं कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट को अगर समझना है तो डिफरेंशिएट करना होगा अलग अलग रीइंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, क्योंकि हर एक का अलग अलग इफेक्ट होता है इंश्योरर की रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल में। तो अब हम यहाँ पर ट्रीटी वर्सेस फैकल्टेटिव रीइंश्योरेंस के बारे में जानेंगे। ट्रीटी वर्सेस फैकल्टेटिव। देखो, ट्रीटी यहाँ पर आपके पूरे पोर्टफोलियो को कवर करती है और फास्ट होती है एंड रूटीन रिस्क को यूज करती है, जबकि जो फैकल्टेटिव होता है वो सिंगल रिस्क लेकर स्लोली काम करता है और लार्ज या स्पेशल रिस्क को कवर करता है। अब देखते हैं यहाँ पर, तो ट्रीटी इंश्योरेंस क्या है, एक एंटायर पोर्टफोलियो को कवर करता है क्लास ऑफ बिजनेस या फिर जैसे कि मोटर पॉलिसीज किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट में। यहाँ पर जो रीइंश्योरर होता है वो ऑब्लिगेटेड है कि वो सभी रिस्क को यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा जो कि प्री एग्रीड टर्म्स में आते हैं ट्रीटी के। फिर ये यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि हम मैनेज करेंगे एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ होमोजीनियस रिस्क को। तो ये बैकबोन बन गया इंश्योरर के रीइंश्योरेंस प्रोग्राम का। नेक्स्ट यहाँ पर एक सिंगल स्पेसिफिक रिस्क को कवर किया जाता है फैकल्टेटिव रीइंश्योरेंस में, एक लार्ज फैक्ट्री या एक ब्रिज। जो सीडिंग इंश्योरर होता है और जो री इंश्योरर होता है दोनों को कवर कर रहे हैं, दोनों के पास फैकल्टी या फिर ऑप्शन है कि वो एक्सेप्ट करें या ऑफर करें रिस्क को। ये यहाँ पर बहुत लार्ज अनयूजुअल या हाई हजार्ड रिस्क होते हैं जो कि हमारे ट्रीटी से एक्सीड कर जाते हैं या फिर एक्सक्लूडेड होते हैं या फिर हमारी ट्रीटी लिमिट्स को एक्सीड कर जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिवली ये एफिशिएंट होते हैं ट्रीटी वाले, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल रिस्क जो है वो अंडर रिटन नहीं किए गए रीइंश्योरर के थ्रू। ये यहाँ पर आपके एडमिनिस्ट्रेटिवली इंटेंसिव है, हर एक रिस्क यहाँ पर इंडिविजुअली असेस किया जाएगा और फिर प्राइसिंग की जाती है। अब नेक्स्ट जाते हैं प्रोपोर्शनल वर्सेस नॉन प्रोपोर्शनल रीइंश्योरेंस। प्रोपोर्शनल वर्सेस नॉन प्रोपोर्शनल इंश्योरेंस। तो देखो, प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, कोटा शेयरिंग। एक फिक्स परसेंटेज यहाँ पर शेयर हो रही होती है
तो आप क्या देखेंगे, 40% कोटा शेयर होगा, 40% प्रीमियम होगा जो कि री-इंश्योरर का होगा, 40% क्लेम्स यहाँ पर री-इंश्योरर के रहेंगे। सो स्ट्रॉन्ग कैपिटल रिलीफ यहाँ पर हमें मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फिक्स परसेंटेज शेयरिंग है। एक बार देखते हैं इसकी थ्योरी। तो आप देखेंगे कि जो री-इंश्योरर है वो एक प्री एग्रीड परसेंटेज शेयर प्रीमियम का लेगा और पे करेगा सेम परसेंटेज ऑफ एनी क्लेम्स। समझ में आया? तो अगर मान लो यहाँ पर लेट अस से 100 रुपए थे, 80 रुपए गए इंश्योरेंस कंपनी के पास, 20 रुपए गए री इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो वो जो 20% यहाँ पर इन्होंने लिए हैं, अगर क्लेम लिया गया मेरे थ्रू अपनी इंश्योरेंस कंपनी से, तो यहाँ पर मेरे जो क्लेम का 20% होगा वो री इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो कोटा शेयर है, सिंपलेस्ट है। इंश्योरर सीड करेगा एक फिक्स परसेंटेज ऑफ एवरी पॉलिसी रिटन इन अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर वही है कि एक इंश्योरर ने 40% का कोटा शेयर करा, तो यहाँ पर मान लो 10,000 रुपए हैं, 10,000 रुपए में से 4,000 रुपए आपके किधर जा रहे हैं, 4,000 जा रहे हैं री इंश्योरर के पास में। तो अब आपके पास में जो री इंश्योरर है उसको 40% सभी प्रीमियम का दिया जाएगा, इस तरह के जितने भी इंश्योरेंस लोगों ने करवाए होंगे। और अगर क्लेम्स आते हैं तो इनको 40% ही पेमेंट भी करनी होगी। फिर आता है एक सरप्लस शेयर। सरप्लस शेयर में क्या होगा, जो रिटेंशन लिमिट है वो डिसाइड की जाती है पर रिस्क को। जैसे मान लो रिटेंशन हमारे 10 लाख का होगा और पॉलिसी है 50 लाख की, तो इंश्योरर 10 लाख रखेगा और री इंश्योरर जो है वो 40 लाख रुपए यहाँ पर लेते हैं। ये थोड़ा ज्यादा टारगेटेड होता है। इंश्योरर एक रिटेंशन लाइन रखते हैं, एक मॉनिटरी अमाउंट जो कि वो रिटेन करना चाहते हैं पर रिस्क को। तो कोई भी अमाउंट कवरेज यहाँ पर अगर हो रहा है इस लाइन से ज्यादा, तो वो हम इंश्योरर को सीट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक इंश्योरर है जिनके पास एक रिटेंशन लाइन है 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी रिस्क पर। अगर ये यहाँ पर इंश्योर करते हैं कि एक बिल्डिंग होगी 8 लाख की, तो ये 100% यहाँ पर इस रिस्क को और प्रीमियम को रिटेन करते हैं। अगर इंश्योरर एक यहाँ पर इन्होंने क्या किया, बिल्डिंग को इंश्योर किया 50 लाख की, तो ये जो पहले 10 लाख रुपए हैं वो उसको रिटेन करेंगे। ठीक है, और जो बचा हुआ 40 लाख रुपए है वो कहाँ जा रहा है, वो यहाँ पर सरप्लस ट्रीटी के अंडर री इंश्योरर्स के पास जाएगा जो कि 80% प्रीमियम कवर करेंगे और अगर लॉस हुआ तो 80% यहाँ पर क्लेम जो आएगा वो इनको पे करना होगा। समझ में आ गया? तो मैंने एक क्लास ऑफ इंश्योरेंस के लिए, पॉलिसीज के लिए 10 लाख की रिटेंशन लिमिट रखी। तो अब चाहे आपका इंश्योरेंस कवरेज में 8 लाख मांगा जाए या 10 लाख मांगा जाए या फिर यहाँ पर मीनिंग प्रीमियम पे किया जाए या फिर 50 लाख का, मेरी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको केवल 10 लाख रुपए तक का ही अमाउंट मिलेगा। उसमें 8 लाख भी पूरा इनके पास जाएगा, 10 भी, और 50 लाख हुआ तो सिर्फ 10 लाख जाएगा। जो बचा हुआ 40 लाख है वो री इंश्योरेंस के पास यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर री इंश्योरेंस को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, बट अगर क्लेम आ गया, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, प्रॉपर्टी डैमेज हो गई अर्थक्वेक से या कुछ भी होता है, तो फिर यहाँ पर आपको जो 10% है, ठीक है, 10 लाख रुपए है, वो कौन करेगा यहाँ पर, 10 लाख के जितने प्रपोर्शन का, बेसिकली आपके पास में 10 कितना परसेंटेज का हो गया, 20%। तो 20% तो इंश्योरेंस कंपनी देगी और जो रिमेनिंग 80% है वो 40 लाख रुपए किसने लिए थे, री इंश्योरेंस ने। तो 80% यहाँ पर क्लेम का भी री इंश्योरेंस कंपनी ही पे करेगी। आगे समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। नॉन प्रपोर्शनल री इंश्योरेंस, जब एक्सेस ऑफ लॉस हो रहा है, एक्सेल इसको हम लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, पर रिस्क एक्सेल हम लेकर चलेंगे, मीनिंग की प्रोटेक्शन यहाँ पर एक अगेंस्ट वन बिग लॉस दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 4 करोड़ रुपीज एक्सेस 1 करोड़, ठीक है, लॉस यहाँ पर 3 करोड़ का हुआ, इंश्योरर 1 करोड़ देगा और री इंश्योरर जो है वो 3 करोड़ का देगा। तो देखो इसमें कैसे है, इसकी थ्योरी पढ़ते हैं एक बारी। तो यहाँ पर जो री इंश्योरर है वो केवल इंश्योरर का लॉस यहाँ पर जो होगा उतना अमाउंट पे करेंगे और यहाँ पर अगर वो एक प्री एग्रीड डिडक्टिबल या रिटेंशन से ज्यादा हुआ, ठीक है, तो हम कोई हर एक लॉस नहीं यहाँ पर री इंश्योरेंस वाले पे करने वाले हैं, केवल यहाँ पर एक सर्टेन लिमिट के बाद अगर लॉस हो जाता है तो शेयर करेंगे। तो इससे यहाँ पर इंश्योरर जो है वो सीवियरिटी ऑफ लार्ज लॉसेस से बच जाते हैं। तो पर रिस्क एक्सेल में क्या हो रहा है, एक लार्ज लॉस अगर सिंगल रिस्क से हुआ, मान लो एक फैक्ट्री में आग लग गई, तो इंश्योरर ने यहाँ पर रिस्क एक्सेल कवर कितने का लिया, 4 करोड़ एक्सेस ऑफ
1 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक सिंगल फैक्ट्री ने 3 करोड़ का लॉस दिया तो 1 करोड़ तो हमारी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी और बचा हुआ 2 करोड़ एक्सेस ऑफ 1 करोड़ यहाँ पर कौन दे रहा है? री इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है और जो री इंश्योरर पे होगा वो रिमेनिंग 2 करोड़ पे करेगा। तो यहाँ पर लॉस अगर 80 लाख का है तो पूरा 80 लाख इंश्योरेंस कंपनी देगी। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ तक का अमाउंट तो इंश्योरेंस कंपनी को खुद कवर करना है। आगे समझ में? फिर आते हैं कैटास्ट्रोफिक एक्सेल में। इसमें क्या होगा? यहाँ पर मैनी लॉसेस अगर हो रहे हैं एक इवेंट से, ठीक है, एक जैसे फ्लड्स हुई तो फ्लड्स की वजह से यहाँ पर अलग अलग लोगों को बहुत सारे लॉस हुए, तो टोटल मानकर चलो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग लोगों ने क्लेम मांगे, तो एक्यूमुलेशन हो गया लॉसेस का किसी एक सिंगल कैटास्ट्रोफिक इवेंट जैसे साइक्लोन, फ्लड या अर्थक्वेक से। तो एक इंश्योरर ने यहाँ पर कैटास्ट्रोफिक एक्सेल कवर दिया था 200 करोड़ एक्सेस ऑफ 50 करोड़। अब एक मेजर फ्लड आई चेन्नई में, आपको पता ही होगा, तो यहाँ पर आई भी थी जिसकी वजह से थाउजेंड ऑफ स्मॉल क्लेम्स आए जो कि टोटल 150 करोड़ के थे। तो इंश्योरर यहाँ पर पहले 50 करोड़ पे करेंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपका कौन पे करेगा? वो रिमेनिंग अमाउंट जो होगा 100 करोड़ का वो यहाँ पर हमारा री इंश्योरर पे करता है। तो ये हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट सिस्टमिक शॉक्स। नेक्स्ट जाते हैं द रोल ऑफ रेगुलेशन इन री इंश्योरेंस इडा पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पर री इंश्योरेंस जो इस तरह से हमें इसकी रेगुलेशन करनी है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है, वो भी एडाई के पर्सपेक्टिव से। तो ये भी ऑफ कोर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर एडाई मान लो एक सेकंड के लिए ना आपको ऐसा समझना है कि आप एडाई हो, अगर री इंश्योरेंस को आप अनचेक्ड छोड़ देते हो, आप उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते, तो इंश्योरेंस क्या करेंगे? बहुत एक्सेस रिस्क लेने लगेंगे। और अगर वीक री इंश्योरेंस कंपनी हुई तो वो तो डूब जानी है, उनका डिफॉल्ट हो जाएगा, पॉलिसी होल्डर्स को अल्टीमेटली सफर करना पड़ेगा। तो एडाई क्या करता है? वो रेगुलेट करता है री इंश्योरेंस को ताकि यहाँ पर मार्केट में स्टेबिलिटी रहे, पॉलिसी होल्डर्स को प्रोटेक्शन मिले और डोमेस्टिक कैपेसिटी बिल्डिंग हो। तो एडाई रेगुलेट करता है री इंश्योरेंस को ताकि स्टेबिलिटी यहाँ पर इंश्योर हो, पॉलिसी होल्डर्स प्रोटेक्ट हो और डोमेस्टिक री इंश्योरेंस कैपेसिटी हमारी स्ट्रेंथन हो जाए। इतना समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आप इंश्योरेंस एडाई जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करती है, कैसे यहाँ पर री इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करेगी और जो ऑब्जेक्टिव्स है मार्केट स्टेबिलिटी के, पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन के, डोमेस्टिक कैपेसिटी बिल्डिंग के, इनको बैलेंस करेगी। तो इंश्योरेंस री इंश्योरेंस रेगुलेशन 2018 यहाँ पर गवर्न करते हैं सभी हमारी री इंश्योरेंस एक्टिविटीज को इंडिया में। तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, हम यहाँ पर डोमेस्टिक कैपेसिटी को प्रमोट करते हैं। एडा मैंडेट करता है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो कि हर एक इंश्योरर को फॉलो करने हैं जब वो री इंश्योरेंस क्लेम करेंगे। तो इंडियन री इंश्योरेंस, ठीक है, नेशनल री इंश्योरर को यहाँ पर पहली राइट मिलेगी रिफ्यूज करने की। अदर इंडियन री इंश्योरर्स जैसे कि एफआरबी यहाँ पर हो सकते हैं या फिर फॉरेन आपके, तो फॉरेन री इंश्योरर्स की जो ब्रांचेस हैं वो ऑपरेट करती हैं इंडिया में। क्रॉस बॉर्डर री इंश्योरर्स में अगर ये आउटसाइड इंडिया बेस्ड हैं लेकिन एडाई के क्राइटेरिया को मीट कर रही हैं, तो यहाँ पर एडाई कहता है कि पहले प्लेसिंग करो री इंश्योरेंस की इंडिया के अंदर, फिर अब्रॉड जाओ। तो पहले इंडियन री इंश्योरर जैसे कि जीआईसी आरई है इसके पास जाओ जो कि एक नेशनल री इंश्योरर है और फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल यहाँ पर दिया जाएगा। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो एक इंडियन इंश्योरर है, उसको री इंश्योरेंस चाहिए फ्लड रिस्क के लिए, तो वो पहले जीआईसी आरई के पास जाएगा। वहां पर अगर बात नहीं बनती है तो ये जाएगा फॉरेन री इंश्योरर ब्रांचेस के पास में जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं, ठीक है। वहां भी बात नहीं बनती है तो ये फॉरेन री इंश्योरर्स अब्रॉड जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप इंडिया से बाहर नहीं जा सकते हो। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इंश्योर कर रहा है कि हम प्रीमियम को डोमेस्टिकली रिटेन करें और इंडिया के री इंश्योरेंस कैपेसिटी को डेवलप करें। समझ में आ गया? तो ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आता है मैंडेटरी सेसेशन। यहाँ पर क्या होगा? Insurers must compulsorily cede a fixed percentage of business to GIC RE.
मीनिंग यहाँ पर जो हमारे इंश्योरर्स हैं उनको अपने प्रीमियम्स का एक पार्ट क्या करना होगा, जीआईसी रीइंश्योरेंस कंपनी के पास में यहाँ पर एक फिक्स परसेंटेज अपने देना होगा। ठीक है, एडाई ऐसा क्यों कर रहा है, ताकि मिनिमम बिजनेस यहाँ पर नेशनल रीइंश्योरर्स को मिलता रहे और लॉन्ग टर्म डोमेस्टिक स्ट्रेंथ बने। हाउएवर ये यहाँ पर फेज आउट हुआ और अब हम मार्केट ड्रिवन इंश्योरेंस की तरफ जा रहे हैं। तो मैंडेटरी सेशन जो था वो यहाँ पर आया ताकि हम जीआईसी री को सपोर्ट करें, लेकिन धीरे धीरे अब हम इसको यहाँ पर रिड्यूस करते जा रहे हैं। जैसे 2024-25 में केवल 4% था, ताकि हम कंपटीशन को बढ़ाएं। समझ में आ गया? चलो अब यहाँ पर थियरी से पढ़ो। तो यहाँ पर इंश्योरर्स को बोला गया कि 1% अपने बिजनेस का वो जीआईसी को मैंडेटरी बेसिस पर देंगे, जिससे कि यहाँ पर अब इसको फेज आउट किया जा रहा है, मार्केट ड्रिवन प्लेसमेंट्स ला रहे हैं। इससे लाया क्यों था कि जीआईसी जो है इसको एक मिनिमम बिजनेस मिलता रहे और डोमेस्टिक स्ट्रेंथ हो। कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, अब यहाँ पर जो हमारे इंश्योरर्स हैं, ठीक है, री इंश्योरर्स, उनके लिए एडा बोलता है कि इनके पास एडिक्वेट कैपिटल होना चाहिए। ऑल्सो री इंश्योरर्स जो हैं वो क्लेम्स पे कर सकते हैं अगर कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट आपका अक्कर होता है। तो वो कब हो सकता है, वो केवल तभी तो हो सकता है जब हमारे री इंश्योरर्स के पास में इनफ कैपिटल हो। तो यहाँ पर इंश्योरर डिपेंड करते हैं री इंश्योरर पर। तो अगर री इंश्योरर ही फेल हो गए तो एक चेन रिएक्शन आएगा, एक सिस्टमिक रिस्क बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पर अगर कैपिटल होगी तो हम सिस्टमिक रिस्क और काउंटर पार्टी रिस्क दोनों से बच जाते हैं। आगे समझ में? इसलिए यहाँ पर हमारे पास में री इंश्योरेंस कंपनीज को भी बताया गया है कि कितना कितना कैपिटल वगैरह उनको मेंटेन करना होगा। तो री इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं उनको यहाँ पर लॉन्ग टर्म क्लेम ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल अपना 200 करोड़ इंडिया में रखना होता है। ठीक है, और जो मिनिमम सॉल्वेंसी मार्जिन होती है वो इनको यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 150% के अराउंड रखनी होती है। ठीक है, चलो आप इसको देख लेना। फॉरेन री इंश्योरेंस ब्रांचेस के लिए यहाँ पर ये मिनिमम असाइन कैपिटल 50 करोड़ की होती है, जिसमें कि नेट ओन फंड 50 बिलियन डॉलर का भी, रुपीस का भी साथ में होता है। ओके, और सॉल्वेंसी रेशियो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था 150% जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं। इकोनॉमिक रैशनले क्या है, रेगुलेशंस का। तो एडा की जो रेगुलेशंस हैं वो यहाँ पर क्यों आई, देखो अब इसको इकोनॉमिक्स के साथ में हमें कनेक्ट करके समझना है कि सबसे पहले तो जो डोमेस्टिक कैपेसिटी है वो हमें इंडिया में बिल्ड करनी थी, प्रीमियम इंडिया में रहे, इंडियन एक्सपर्टीज डेवलप हो और जो डिपेंडेंसी है फॉरेन कैपिटल पर वो कम हो। फाइनेंशियल साउंडनेस आनी चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग री इंश्योरर्स होते हैं तो उन्हीं से स्ट्रॉन्ग इंश्योरर्स बनते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट जो है कि भाई सामने वाली जो इंश्योरेंस कंपनी है वो डिफॉल्ट कर जाएगी, थोड़ी कम हो जाती है। साथ में हम यहाँ पर कंपटीशन अपना प्रमोट कर पाते हैं। अब हमने फॉरेन री इंश्योरेंस ब्रांचेस को अलाउ करा तो ज्यादा कैपेसिटी भी है, बेटर प्राइसिंग हो रही है, इनोवेशन आ रहा है। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलते हैं, प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं और कंपटीशन भी हम लेकर आ रहे हैं। आया समझ में? तो यहाँ पर हमें डोमेस्टिक कैपेसिटी बिल्ड करनी है इंडियन बेस्ड री इंश्योरर्स की। इनको हम प्रेफरेंस देते हैं, ये प्रीमियम रिटेन करते हैं कंट्री के अंदर और एक रोबस्ट डोमेस्टिक री इंश्योरेंस मार्केट बनता है। सॉल्वेंसी नॉर्म्स स्ट्रिक्ट हैं, ओवरसाइट हो रही है री इंश्योरर्स के प्रोटेक्ट करने की कि भाई इनको यहाँ पर हमें अगर री इंश्योरर्स प्रोटेक्ट होंगे तो हमारे इंश्योरर्स प्रोटेक्ट रहेंगे और काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क से भी हम बच पाएंगे और एक कॉम्पिटिटिव मार्केट बन जाता है जब हम फॉरेन री इंश्योरर्स ब्रांचेस को इंडिया में अलाउ करते हैं, जिससे बेटर प्राइसिंग और ज्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आते हैं। लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल इकोनॉमिक ड्रॉबैक्स ऑफ री इंश्योरेंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इडाई जो है वो भी आपका रिस्क ऑफ री इंश्योरेंस खुद से यहाँ पर देखती है। तो सबसे पहले तो आप देखते हैं मॉरल हजार्ड। अगर इंश्योरर को ये पता है कि री इंश्योरर तो यार पेमेंट कर ही देगा, तो इंश्योरर यहाँ पर ज्यादा रिस्क की पॉलिसीज ले सकते हैं, अंडरराइट कर देंगे, केयरलेस बन सकते हैं क्लेम कंट्रोल में, जिसकी वजह से सिस्टम को लॉस हो रहा है। तो एक्सेसिव री इंश्योरेंस मॉरल हजार्ड या वीक अंडरराइटिंग डिसिप्लिन की तरफ भी लीड कर जाता है। समझ में आया? तो एक इंश्योरर जो कि हैविली री इंश्योर्ड हैं वो यहाँ पर टेम्पटेड होते हैं कि वो अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स को रिलैक्स करेंगे, लेस डिलिजेंट रहते हैं, क्लेम्स मैनेज करने के टाइम पर एक लार्ज पोर्शन अपने लॉस का यहाँ पर
उनका कौन कौन कर रहा है, री इंश्योरर। तो हायर ओवरऑल लॉस हमारे सिस्टम को होगा। फिर होता है काउंटर पार्टी रिस्क। तो अगर मान लो री इंश्योरर खुद से फेल कर गए तो मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरर्स जो है वो भी यहाँ पर अफेक्ट होते हैं। एक सिस्टमिक शॉक हमें देखने के लिए मिलता है। और इडा यहाँ पर रिस्पॉन्स कैसे देगा, वो सॉल्वेंसी चेक करता है, कोलेटरल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है और अप्रूव करता है री इंश्योरर की लिस्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर एक री इंश्योरर अगर पेमेंट नहीं कर पाता है अपने क्लेम्स का जो कि शेयर इसको पे करना था, तो क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गया, तो अगर एक डिफॉल्ट एक मेजर री इंश्योरर का हुआ तो एक सिस्टमिक शॉक होगा, इम्पैक्ट करेगा मल्टीपल प्राइमरी इंश्योरर्स को साइमल्टेनियसली। और जो रेगुलेटर्स हैं वो इस रिस्क को मिटिगेट करते हैं, एलिमिनेट या रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, सॉल्वेंसी मॉनिटरिंग करते हैं जैसे 150% वाला हमने देखा था, और कोलैटरल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आ जाते हैं, ओके सॉरी ये गलती से हो गया, एक सेकेंड, हाँ जी। तो कॉस्ट ऑफ री इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ री इंश्योरेंस में क्या होगा, री इंश्योरेंस फ्री तो है नहीं, तो किसी भी हार्ड मार्केट में ग्लोबल डिजास्टर्स, री इंश्योरेंस के प्राइसेस बढ़ गए, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ गए, तो वो जो कॉस्ट होती है वो हमारी पॉलिसी होल्डर्स के पास चली जाती है, उन पर पास होती है। तो री इंश्योरेंस क्योंकि फ्री नहीं है तो प्रीमियम यहाँ पर री इंश्योरेंस को जो कंपनीज पे कर रही हैं वो कॉस्ट अल्टीमेटली यहाँ पर जो पॉलिसी होल्डर का प्रीमियम है उसमें जाती है। तो एक हार्ड मार्केट जिसमें कि हाई री इंश्योरेंस प्राइसेस हैं वो आपके यहाँ पर मेजर ग्लोबल कैटास्ट्रॉफीज के साथ में रहते हैं और ये जो कॉस्ट है ये सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती हैं जिसकी वजह से हायर इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे पॉलिसी होल्डर्स के लिए रहते हैं। फिर आता है सिस्टमिक रिस्क एंड कंसंट्रेशन। यहाँ पर आप देखेंगे जो ग्लोबल री इंश्योरेंस मार्केट है वहां पर बहुत कम लार्ज प्लेयर्स है, हाईली कंसंट्रेटेड है। तो अगर एक मेजर री इंश्योरर कोलैप्स करता है तो ग्लोबल रिपल इफेक्ट मिलेगा। जब लेमन ब्रदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में गिरते हैं तो पूरे यहाँ पर ग्लोबली हमने देखा कि बैंक्स जो थे या तो लॉस में आ गए थे या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। सिमिलर वे में अगर कोई ग्लोबल री इंश्योरेंस मार्केट, ठीक है, जहां पर बहुत ही कम प्लेयर्स हैं, हाईली कंसंट्रेटेड है, तो अगर एक भी री इंश्योरेंस कंपनी डूबेगी तो ग्लोबल रिपल इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए हमें रेगुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कंक्लूजन और फ्यूचर आउटलुक जो कि यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली दिया गया है जो कि पीडीएफ वगैरह से या कोर्सेज से पढ़ते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि किस तरह का कंक्लूजन आपको लिखना है। सबसे पहले तो री इंश्योरेंस कैटास्ट्रोफिक लॉसेस जो है ग्लोबली उनको स्प्रेड कर रहे थे। फिर लार्ज स्केल इंश्योरेंस कवरेज होता है और पोस्ट डिजास्टर रिकवरी को सपोर्ट करते हैं। तो ये मॉडर्न रिस्क इकोनॉमी में एक बैकबोन की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे रिस्क ट्रांसफर अरेंजमेंट री इंश्योरेंस के साथ में उनकी बैकबोन की तरह काम कर रहा है और एक फंडामेंटल पिलर बन गया है मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी का। तो एनहांस करेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, फैसिलिटेट करेंगे कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट, प्रमोट करेंगे इकोनॉमिक रेजिलियंस को। ओके, तो यहाँ पर हम स्विफ्ट कैपिटल देते हैं रिकवरी के लिए। जब डिजास्टर आ गए तो प्रोटेक्शन गैप जो था हमारा वो क्लोज होता है। याद आ गया, टोटल इकोनॉमिक लॉस माइनस अनइंश्योर्ड लॉसेस, वो प्रोटेक्शन गैप था ना, उसको कम से कम करना है। अब फ्यूचर ट्रेंड्स एंड इश्यूज क्या है इंडिया में, सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज, ज्यादा फ्लड्स आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, हीट वेव्स आती हैं। अब ठंडी आई तो ठंडी एक्सट्रीम पर आ गई थी, तो हायर डिमांड है कैटास्ट्रॉफी री इंश्योरेंस की, जिसकी वजह से जो कॉस्ट है वो भी बढ़ रही है। ठीक है, फिर आते हैं एमर्जिंग रिस्क। एमर्जिंग रिस्क में क्या होगा, साइबर अटैक्स, पैंडेमिक आया जैसे कोविड-19 आया, अलग अलग तरह के आजकल तो निपा वायरस पता नहीं क्या क्या चल रहा है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन देखने के लिए मिलता है। तो री इंश्योरेंस इनोवेशन जो है उसका बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंस हो चुका है। इफेक्टिव रिस्क ट्रांसफर सॉल्यूशंस के लिए हमें कुछ ना कुछ इनोवेशंस करने पड़ेंगे। टेक्नोलॉजी की बात करें, इंश्योरटेक जैसे फिनटेक होता है, एडटेक होता है, इंश्योरटेक एआई फॉर प्राइसिंग, बिग डेटा रिस्क मॉडलिंग के लिए और ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंसी के लिए हमें जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर एडवांस डेटा एनालिटिक्स यूज करेंगे, एआई यूज करेंगे, ब्लॉकचेन यूज करेंगे, रिस्क असेसमेंट करेंगे, प्राइसिंग, क्लेम करेंगे, प्रोसेसिंग को मोर एफिशिएंट हमारे इंश्योरर्स और री इंश्योरर्स के लिए। इवॉल्विंग रेगुलेशंस, रिस्क बेस्ड कैपिटल, तो इंडिया जो है वो अब एक रिस्क बेस्ड कैपिटल की तरफ मूव कर रहा है जहां पर कैपिटल रिस्क के साथ लिंक्ड है
री इंश्योरेंस कैपिटल रिलीफ यहाँ पर क्रूशियल हो गया है, री इंश्योरेंस स्ट्रैटेजिक होता जा रहा है, ना कि ऑप्शनल। अब आते हैं हम रिस्क ट्रांसफर जो है, ठीक है। तो रिस्क ट्रांसफर में आप क्या देखेंगे कि हमारे पास में से यहाँ पर जो रिस्क है उसको हम धीरे धीरे अपना ट्रांसफर कर पाते हैं। फाइनाइट रीइंश्योरेंस जो है वो आपका क्या है, ट्रांसफर करना डिफाइंड रिस्क को। लिमिटेड रिस्क लिमिटेड टाइम है, मिक्स करेंगे रिस्क ट्रांसफर को और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। जैसे ट्रेडिशनल रीइंश्योरेंस में तो रिस्क कैप्ड था और ड्यूरेशन फिक्स थी, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो आपको कैसे याद करना है, DCFT, डिफाइंड ड्यूरेशन, कॉस्ट स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और टारगेटेड रिस्क। ओके, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ रिस्क ट्रांसफर इन फाइनाइट रीइंश्योरेंस? तो जो मैंने अभी आपको बताया उसी को यहाँ पर आप कैसे याद करोगे, DCFT। डी में डिफाइंड ड्यूरेशन, फिक्स टर्म रखेंगे 3 से 5 साल का। कॉस्ट स्ट्रक्चर में एक्सपीरियंस करेंगे रिफंड यहाँ पर पॉसिबल है तो। प्रॉफिट शेयरिंग आपकी होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में स्मूथ करेंगे अर्निंग्स को और जो वोलेटिलिटी थी हमारे मार्केट में, फ्लक्चुएशंस थी, उनको कंट्रोल करेंगे और टारगेटेड रिस्क में स्पेसिफिक एक्सपोजर्स के लिए इसको यूज किया जाएगा। तो फाइनाइट रीइंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक स्पेसिफिक टर्म के लिए काम करते हैं। कवरेज यहाँ पर लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए दिया जाता है। इंश्योरर्स मैनेज करते हैं अपने रिस्क एक्सपोजर एक कंट्रोल्ड पीरियड में। प्रेडिक्टेबिलिटी ऐड होती है फाइनेंशियल प्लानिंग में। प्रीमियम जो फाइनाइट रीइंश्योरेंस के लिए होते हैं वो वाइडली डिपेंड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स और रिस्क लिमिट पर। कभी समटाइम्स क्या होगा, जो इंश्योरर्स हैं उनको ये एक्सपीरियंस बेसिकली रिफंड्स के एक्सपीरियंस होते हैं और प्रॉफिट शेयरिंग बेस्ड ऑन क्लेम्स परफॉर्मेंस। तो रिस्क ट्रांसफर को हम फाइनेंशियल रिस्क रिटेंशन के साथ में ब्लेंड कर लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में स्मूथनिंग करेंगे अर्निंग्स की और मिटिगेट करेंगे इम्पैक्ट ऑफ कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स। फाइनाइट रीइंश्योरेंस स्टेबलाइज करेगा इंश्योरर की बैलेंस शीट को। पर्टिकुलरली यूजफुल है कि कैसे रिस्क को मैनेज करना है लार्ज लो फ्रीक्वेंसी इवेंट्स जैसे कि हरिकेन्स या क्रेडिट डिफॉल्ट्स। फाइनाइट रीइंश्योरेंस यहाँ पर हम एड्रेस करते हैं स्पेसिफिक रिस्क एरिया जैसे मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, एक्सपोजर कंसंट्रेशन। एग्जांपल, प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट शार्प डिक्लाइंस इन एसेट वैल्यूज और अनफोर्सीन यहाँ पर अंडरराइटिंग लॉसेस। नेक्स्ट है, ओवर रिलायंस ऑन फाइनाइट रीइंश्योरेंस कैन बैकफायर। अगर रीइंश्योरर जो है वो ऑनर नहीं करेंगे क्लेम्स को। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को रेस करते हैं और रेगुलेटरी कंसर्न्स बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमें एक्सपर्टीज की जरूरत है कि कैसे इनको हम इफेक्टिव वे में मैनेज करें। ठीक है, काफी लंबा लेक्चर हो जा रहा है ये, चलो कोई बात नहीं है। चलो एक काम करते हैं, इसको ना नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसको 2 बार देख लेना अगर पहली बार आप इंश्योरेंस वगैरह से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हो, क्योंकि एक बार देखोगे थोड़ा कम समझ में आएगा, 2 बार देखने में पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, 1.5x की अभी जल्दी मत करना, रिवीजन के टाइम पर 1.5x पर वीडियो देख लेना, अभी थोड़ा समझते हुए चलना। बाकी आपको और कुछ चीजें चाहिए तो आप वो कमेंट कर बता सकते हैं। एंड यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही है। पीडीएफ मैं पहले ही बता देती हूँ पेड कोर्सेज का पार्ट होती हैं और वो भी आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो, प्रिंट नहीं कर सकते हो, केवल हमारी वेबसाइट पर भी उनको एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर पीडीएफ पे आपकी डाउनलोडेबल नहीं रहेंगी। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।